नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आपको जवाबदेही, जहां पर लल्लन टॉप के इस कार्यक्रम नेता नगरी के दर्शक सवाल पूछते हैं और हम अपने हिस्से के जवाब देने की कोशिश करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं वरिष्ठ पत्रकार निखिल वाट। निखिल जी, आप तैयार हैं? निखिल वाट जी से निलय लाड जी का पहला सवाल है, इन लाइट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, फोकस ऑन बजट, डू यू सी मोदी गवर्नमेंट बैकिंग डाउन ऑन फार्मर इशू? बिकॉज इफ दे बैक डाउन it will give more power to unions working in the PSUs, which Modi government is trying to disinvest, privatize. मुझे नहीं लगता कि फार्मर इशू पे सरकार बहुत ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में है। मतलब ये भी अगर ये तो चुके और कितना रिलैक्सेशन चाहिए, ये भी जितनी हुई, अगर ये इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा ना होता और लोग इसको देखते हैं कि यस, बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर इस तरीके की किसान आके जोक सपाट प्रदर्शन नहीं करते तो ये बिल ऐसे ही मान लिया जाता। हाँ, अब सवाल ये है कि यदि कुछ किसान संगठनों के प्रदर्शन के बाद आपने इतनी रियायत दी है, इसका मतलब आपके बिल में कोई कमी थी। देखिए, जो उनके कंसर्न्स थे वो एड्रेस नहीं हुए, चाहे वो प्राइवेट में, इसीलिए तो आपको बाद में चेंज करना पड़ा ना। दोनों चीजें, मतलब एक तो बिल का टेक्निकल फॉल्ट होता है और दूसरा बिल का, अब हिंदुस्तान में हम डेमोक्रेसी में तो उसका पॉलिटिकल फॉल्ट हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल फॉल्ट की तरफ ज्यादा बड़ा कारण था। अभी दूसरी चीज ये जो पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट है, निखिल जी क्या सोचना है इस पे आपका? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की बड़ी कोशिश चल रही है सौरभ, लेकिन पिछले साल के टारगेट्स में हमने देखा वो बिल्कुल हिट नहीं कर पाए और रादर वो बहुत कम रह गया। बहुत बड़े पीएसयूज आप बेचना चाह रहे हो, एचपी बेचना चाह रहे हो और एयर इंडिया आप बेचना चाह रहे हैं। ये तो अब सरकार बेच पा नहीं रही है, तो ये आपको बताता है कि क्या मार्केट में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पीएसयूज को लेना चाहता है। 1 2 तो ये तो डिसइन्वेस्टमेंट वाला उसका पार्ट है कि सरकार बिल्कुल ये चाहती है डिसइन्वेस्ट करे और ये कंटिन्यू हो रहा है लिबरलाइजेशन जब से हमारे यहाँ आया तब से, पर सरकार बेच पा नहीं रही है अभी बहुत टाइम से पीएसयूज में। दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये यूनियंस को फ्यूल दे देगा जो कि पीएसयूज में हैं और फिर वो ये करेंगे। अभी वो ये सरकार ने ये भी कहा कि हम जैसे अभी LIC वाला आया तब लोगों ने कहा, और फिर वो 2 बैंक्स को भी लेके कह रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले अब तक के हमने देखा है इस टेन्योर में सौरभ, या पिछले में भी, संख्या बल से बहुत ज़्यादा ये लोग मूव नहीं होते हैं। ठीक है, आप 10, 20, 50 या 2 लाख लोग भी आप कहीं इकट्ठा होकर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बैठ सकते हैं। यू कैन प्रोटेस्ट, उससे कुछ बहुत बदल जाए वो नहीं। किसान आंदोलन एक असाधारण घटना है। तो अगर पीएसयूज को ऐसा लगता है या उनके यूनियंस को ऐसा लगता है कि दे मे हैव मोर पावर, तो पर मुझे अपनी सीमित समझ में नहीं लगता कि वो बहुत सही दिशा में सोच रहे हैं। ये जैसे अगर हम अभी डिफेंस में हम लोग ओएफबी के कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में जाएगा, वो प्राइवेटाइज नहीं होगा, पर ओएफबी के पास में बहुत कर्मचारी हैं, बहुत भारी संख्या है और पूरे देश में जो आयुध निर्माणी होती है, हम गोला बारूद बनाते हैं सेना के लिए, हम कुछ बेसिक वेपन्स भी बनाते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स भी बनाते हैं और इसमें और ओएफबी इसका ये काम है उसको बनाना। और अभी पिछले दिनों जब ये हुआ कि सरकार ने मंशा साफ की कि हम कॉर्पोरेटाइज करना चाहते हैं, उन्होंने अभी कहा कि हम आपका जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम चेंज करेंगे, पहले हम अभी आपको प्राइवेट में नहीं दे रहे। पर फिर भी अब एक वो होता है ना कि एक बात एक नहीं है, तो जो लोगों ने वो बिटवीन द लाइन्स वाला गेम में चले गए और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो मैं अगर रखवाले न करता या अगर मैं उस बीट की खबरें ना देखता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को एफबी प्रोटेस्ट के बारे में मालूम है। तो ये प्रोटेस्ट और ये गोलबंदी से सरकार अपनी नीतियों से डिगती नहीं है। कम से कम मोदी सरकार प्रोटेस्ट को उतना भाव नहीं देती है। रही बिल्कुल ही पॉलिटिकल बात जो आप जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे पीएसयूज को देखा है, वो देश में नवरत्न होते हैं, उनका इतना क्या नाम कॉर्पस है और इतना सरकार को वापस पैसा आ रहा है, वो बिल्कुल गाजे बाजे के साथ शेयर मार्केट में लिस्ट भी होते हैं, एकदम से वो नुकसान में जाते हैं और फिर वो बिक जाते हैं। इस कर्व में मुझको दिलचस्पी है और जिससे लेकर के उन्हें मतलब थोड़ी सी और साफगोई रखनी चाहिए। जी बिल्कुल।
साफ गोई रखनी चाहिए। और मेरा इसमें मानना ये है कि सरकारों का काम कंपनियां चलाना नहीं है, सरकारों का काम नीतियां बनाना है और जो भी कंपनियां चला रहे हैं उनको चेक में रखना है, चाहे सेबी हो, कोई भी इस तरह की संस्थाएं हैं, नियामक संस्थाएं। और जैसे आपने एयर इंडिया का जिक्र किया, बहुत सारा एयर इंडिया को लेके भी दो विचार आते हैं। एक आता है कि साहब घाटे में चल रही है, एक्सचेकर पैसा बोझ पड़ रहा है। एयर इंडिया वालों से बात करो, कहते हैं साहब हमारी इतनी प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैनेज ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देखिए एक बिडिंग वो भी हुई है, जब कई स्टेक होल्डर्स आए उसमें एक वो भी थे जो पूर्व कर्मचारी, और वो सब उन्होंने एक बना के अपना संघ वो किया है। पर डिसइन्वेस्टमेंट हमारे समय की सच्चाई है और सरकारों को अब धीमे धीमे उन सारे कारोबारी स्पेसेस से बाहर निकलना चाहिए। और ये उतने ही ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए जितना अटल बिहारी वाजपेयी के समय अरुण शौरी के कार्यकाल में हुआ था, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट का एक सबसे दुरुस्त वो माना जाता है वर्केबल मॉडल। और वैसा नहीं होना चाहिए जिस तरह के इल्जाम कई उड्डयन मंत्रियों पे लगे कि आपने किस तरह एयर इंडिया की प्राइम जो रूट्स थे, प्राइम स्लॉट्स थे, वो लेके आपने प्राइवेट पार्टीज को दिया, उनको मतलब जिसको यूपीए सरकार के दौरान इस तरह के बड़े इल्जाम लगे, कहाँ नोटिफाई हो रहा है एयरपोर्ट, फिर वहां की जमीनों का खरीद फरोख्त वैसा हो रहा है, जांचें चल रही है, वो बस साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा कौन था। लेकिन ये बहुत इल्जाम लगे, उनके अपने एविएशन इंडस्ट्री में खूब उनके दोस्त हैं, तो वो लोग इस तरह की चीजें कहते हैं कि प्राइम प्रॉपर्टीज, प्राइम स्लॉट्स लेकर के आपने प्राइवेट पार्टीज को दिए, फिर तब तो एयर इंडिया घाटे में ही जाएगा ना। प्रसाद पुजारी का सवाल है, क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज इन द वायलेंस ड्यूरिंग सीएए प्रोटेस्ट एंड किसान आंदोलन? आप बताना। दैट्स फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, स्पेशली सिक्योरिटी एजेंसीज टू आंसर। मैंने पहले भी कहा है कि देश में कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, उनका आपस में टकराव होता है। 2014 और 2019 में डिसाइसिवली बीजेपी ने चुनाव जीता। ये एक बड़े वर्ग को लगा कि ठीक नहीं हुआ, ठीक है, डेमोक्रेसी है, कभी जैसे अमेरिका के संदर्भ में कहीं कभी डेमोक्रेट्स आएंगे, कभी रिपब्लिकन्स आएंगे, लेकिन इस आने और जाने के क्रम में कभी ना तो कैपिटल हिल जैसा वायलेंस हो और या कभी किसी और तरह का। ये मैंने देखा है कि जब भी केंद्र सरकार की किसी नीति का विरोध होता है तो उस विरोध के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत अलग अलग जो विपक्षी ग्रुप हैं वो आके जुड़ जाते हैं। उसमें इंटेलेक्चुअल्स का है, सोशलिस्ट का है, लेफ्टिस्ट का, सब है। क्या ये करना गुनाह है? माय आंसर इज नो। क्या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में हिंसा होनी चाहिए? माय आंसर इज क्लियरली नो, नो, है ना। तो जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई उस पर कार्रवाई हुई। ये भी कहा गया कि जिस तरह से कार्रवाई हुई उसको लेकर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की योगी आदित्यनाथ समेत कई सरकारों पर, उस पर भी बात होनी चाहिए। किसान आंदोलन और सीए प्रोटेस्ट का एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है, तमाम कोशिशों के बावजूद सीए प्रोटेस्ट के साथ मुस्लिम जुड़े थे, ठीक है, और जैसे ही मुस्लिम आते हैं पूरी बाइनरी अलग हो जाती है, ठीक है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सब जानते हैं उसके क्या चीज़ें हैं। किसान आंदोलन को, आपको ध्यान है मेरी आपसे कई बार बहस हुई, सिख आंदोलन बताया जाना, आई डू नॉट एग्री। राकेश टिकैत सिख हैं क्या? और अगर सिख आंदोलन भी हो, भाई वो देखिए एक कार्य समूह और एक जाति या धर्म समूह, फर्क हो जाता है दोनों में। और जो वायलेंस हुई है किसान आंदोलन के दौरान, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जांच एजेंसियाँ उसकी जांच करें, सख्त कार्रवाई करें, और इस चीज़ पर भी कि कितना इंटेलिजेंस इनपुट था, क्या फेल्योर था। आप सिर्फ बाहर की कार्रवाई ना करें, जिन्होंने लाल किले पे जाके उपद्रव मचाया उन पर भी कार्रवाई हो, और जहाँ जहाँ जिनको पहले फैसले लेने थे और नहीं लिए गए उस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि हिंसा को तो किसी भी किस्म का समर्थन नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं है। एक सिमिलरिटी जरूर है दोनों टाइम हुई वायलेंस में। हमने ये देखा इन दोनों मूवमेंट्स के साथ में डील करने में क्या दिक्कत आ गई कि, और मैं बहुत स्पेसिफिक होकर शाहीन बाग की बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे फिर किसानों के उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली की पेरिफेरी में चल रहा है ना, कीलों के उस पार। तो इन मूवमेंट्स को एक आप बाहर से टच करने जाएंगे, जब राज्य उसके साथ इंटरवीन करता है, उसका जो आयरन फिस्ट अगर आगे जाता है तो बहुत खराब तस्वीरें पैदा करता है। ये आपने देखा जब किसान दिल्ली आ रहे थे। यही चीज़ शाहीन बाग पे भी लागू होती है कि वो महिलाएं अपना बैठी हुई हैं, अपने वो बात हो रही, भाषण हो रहा है, पर वहाँ मेट्रो का डिपो है सौरभ, वहाँ पे कालिंदी कुंज में एक कांच नहीं उसका टूटा, ठीक है, सब एकदम पीसफुल चल रहा है। अब ऐसे व्यक्ति से आप डील कैसे करोगे जो कोई गलती नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहा है तो तब आपने देखा शाहीन बाग के ऊपर वहां 2 बार गोली चलती है, ठीक है, वहां पे लोकल्स
ऐसे लोग जमा होते हैं जो खुद को लोकल कहते हैं, लेकिन आपको साफ पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल लीनिंग है, वो लोग बाद में जाके क्या करते और हैं। वैसे ही लोकल हमें नजर आते हैं किसान सिंगू बॉर्डर में, और सिंगू बॉर्डर में हमें ये नहीं समझ में आता कि ट्रैक्टर वहां से आ नहीं पा रहा है, वो 50 HP का है ना, बॉर्डर पार करके इधर नहीं आ पा रहा है, पर यहाँ से सो कॉल्ड लोकल्स, कौन से लोकल्स है वो दिखेगा आपको। तो अनीशा माथुर की रिपोर्ट थी आज तक के लिए, जिसमें दिख रहा था कि वो नहीं आरएएफ के लोग खड़े हैं और वहां पे लोग किसानों पे तो पत्थरबाजी कर सिमिलैरिटी रहे हैं। तो है। तो ये पीपल वर्सेस पीपल खड़ा करने का जो ये गेम है, इसको और इसमें आपको एक समझना चीज- चाहिए। एक चीज और भी है, आप देखिए शाहीन बाग प्रोटेस्ट सब चल रहे होते हैं और फिर ऐसा ही एक प्रोटेस्ट शुरू होता है जाफराबाद इलाके में, उसको उसकी बिल्कुल और आलोचना नहीं और फिर वहां से वो हिंसा शुरू होती है और फिर वो सब चीजें वो और फिर हिंसा और जिस चीज का अंदेशा रहता है। लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ कि एक 26 जनवरी को स्प्लिंटर ग्रुप आता है एक, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि अगर जाफराबाद में कोई कुछ करता है तो उसके लिए शाहीन बाग जिम्मेदार नहीं हो सकता है, पहली चीज। यही चीज किसान आंदोलन के उन फैक्शंस पे लागू होती है जिन्होंने कभी वायलेंस की बात नहीं की। 26 जनवरी को शांतिपूर्ण मार्च भी निकले, दिल्ली पुलिस के कॉन्वॉय के साथ में निकले, वो वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल। एक धड़ा था, बिल्कुल वायलेंस हुई, और वो कौन कह रहा है कि वायलेंस नहीं हुई है या उसके लिए जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सही है वो फैक्ट स्टेट होने चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कमल सोलंकी का सवाल है कि क्या सैलरीड क्लास पीपल इनकम टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर, मेरी तरफ क्या इशारा कर रहा है? आप जवाब दीजिए, मेरी तो इतनी तनख्वाही नहीं है अभी। क्या सैलरीड क्लास पीपल इनकम टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं जैसे फार्मर कर रहे हैं अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली पास्ड लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल? सैलरीड क्लास पीपल भी इस देश के नागरिक हैं, यदि उनको लगता है कि उनको किसी चीज़ से असुविधा है तो वो संगठित होकर प्रोटेस्ट करें। हु हैज स्टॉप देम? मैं एक सैलरीड क्लास व्यक्ति हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से अपने देश को टैक्स देता हूँ। कई जगह लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी देता हूँ कि देश की भलाई के लिए खर्च हो रहा है। लेकिन ये सवाल जो है ना, इस सवाल की मुझे बुनावट से मैं सहमत नहीं हूँ। ये वॉट अबाउटरी वाला सवाल है कि सैलरीड क्लास पीपल इनकम टैक्स अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो फार्मर क्यों कर रहे हैं? फार्मर ये कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए जो कानून बनाया है उससे हमारे हित खराब हो रहे हैं। जो इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली पास्ड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनली तो इंदिरा गांधी ने भी सदन का कार्यकाल बढ़ा के लोकसभा का 6 साल कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब पावर छीन ली थी, पर इस देश के नागरिकों ने इंदिरा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर इमरजेंसी की दमनकारी कार्रवाई का विरोध किया है। अलग अलग मांगों पर देश के नागरिक सड़क पर उतरते रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली पास है, उसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट जांचता है, वो अभी पूरी बहस है ना। वैलिडिटी पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी नहीं की और ये बात आई थी कि भाई आप स्टे कैसे लगा सकते हो, आप तो वैलिडिटी पे बात कर सकते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे। तो अगर सैलरीड क्लास पीपल को लगता है उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही तो भाई वो करें प्रदर्शन, हुआ स्टॉप देम। एक नागरिक के तौर पर आप पूछें, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं करूंगा जाके, ठीक है। मुझे तो लगता है इस देश में जिन लोगों के जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उन लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और सौरभ बहुत हाँ, मैं ये कह रहा था भाई साहब से, कमल, और इन्होंने जो कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, भाई उन लोगों को नहीं लग रहा है एंड दिस इज सफिशिएंट ग्रुप। और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि दूसरे प्रदेशों के किसान क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों के किसान सर इसलिए, प्रदेशों के किसान माफ करिएगा, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर यूनियन ऑर्गेनाइज नहीं है, वहां पर इतनी बैकिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इन दूसरे प्रदेशों के किसानों से जाके पूछिए कि क्या वो खुशहाल हैं और आपको अपना जवाब मिल जाएगा। छोटू, चौथा सवाल, जब बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तो आपने अपने एक वीडियो में बोला था राहुल गांधी इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन। क्या आप अभी इस स्टेटमेंट पर कायम हैं? अगर आपको राहुल गांधी का इंटरव्यू करने का मौका मिले तो कौन से 3 सवाल पूछेंगे? यस, आई स्टिल थिंक कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने डिप मारा 2014 और 2019 के चुनाव में, और पार्ट टाइम एडहॉकिज्म हैं, नहीं हैं, सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कुछ जगह मिल रहे हैं, कुछ जगह बयान दिए, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स इज़ अ फुल टाइम सीरियस प्रोफेशन जिसमें आपको लगातार इन्वॉल्व रहना होता है, लगातार उपलब्ध रहना होता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और इससे कई कांग्रेस के लोग भी G23 समेत सहमत होंगे कि भाई जो एक नेतृत्वहीनता की स्थिति दिख रही है, आप किसी को 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, इस्तीफा होता है, एक कार्यवाहक अध्यक्ष आता है, 2 साल पूरे होने जाएंगे अभी, ठीक है, और अभी तक आप कह रहे हैं कि हम भाई इन चुनाव के बाद 2 साल में आप अपने कार्यवाहक की जगह विकल्प नहीं खोज पाए, तो ये आपकी पार्टी की गति को दिखाता है। आप हर जगह विरोध झेल रहे हो, MP में सरकार गई,
महाराष्ट्र में चल रही है शरद पवार की वजह से, राजस्थान में चल रही है अशोक गहलोत की वजह से, वहाँ कैप्टन चला रहे हैं, वहाँ भूपेश बघेल चला रहे हैं, बड़ा उनके पास जनादेश है। रही राहुल गांधी के इंटरव्यू करने का मौका मिले तो कौन से 3 सवाल पूछेंगे? पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि ये गांधी परिवार ने देश के लिए बड़ा त्याग किया है, इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हत्या हुई, लेकिन ये गांधी परिवार ही क्यों ऊपर बैठा रहता है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। राहुल गांधी JNU आए थे, 2008 या 9 की बात होगी, है ना, और बोल रहे थे कि मैं आपसे यहाँ कह के जाता हूँ कि कोई गांधी परिवार का ये अध्यक्ष नहीं बनेगा, ऐसा सिस्टम बनाएंगे। आज 11 साल हो गए उसको, 12 साल, क्या हुआ सिस्टम का? सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि कई लोग इस मतलब जब ये कांग्रेस वाले अधिवेशन भी करते हैं तो पीछे सरदार पटेल की, नेहरू की और उसके पहले गांधी जी की और तमाम लोगों की, लोकमान्य तिलक की, सबकी फ़ोटो लगाते हैं। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आज़ादी के आंदोलन की जो कांग्रेस थी और अभी का जो कांग्रेस राजनीतिक दल है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, खूब टूट हो चुकी है। उस समय आप सोचो, उसी कांग्रेस के अंदर लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उसी कांग्रेस के अंदर विपिन चंद्र पाल थे। वही कांग्रेस 30s में आती है तो सुभाष बाबू का ग्रुप होता है, उसी कांग्रेस में JP वाले ये सब समाजवादी धड़ा होता है, उसी कांग्रेस में गांधी जी जैसे लोग होते हैं, तो वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जिन्होंने RSS की स्थापना की, वो भी उस कांग्रेस के सदस्य होते हैं शुरुआती दौर में। तो एक तो ये तुलना ना हो। तो मैं वाकई में समझना चाहता हूँ कि भाई आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात करते हैं, अपनी नीति रीति को क्यों नहीं पहुंचा पाई? क्योंकि होता क्या, जब भी उनसे इस तरह की बात की जाती है तो वो दूसरों पे उनस डाल देते हैं कि नहीं नहीं वो फलाने। अरे आप क्यों नहीं भाई, आप एक फुल टाइम पॉलिटिक्स में हो, अगर पॉलिटिक्स में आया कोई आदमी ये कहता ना मेरे साथ धोखा हुआ, तो मुझे उसके मन पे वो आता है, अरे भैया आपको पता था ये फील्ड कैसी है, साम दाम दंड भेद, आप बनाइए ना रणनीति। केट आप कुछ कह रहे थे लेकिन नहीं, वो बहुत एक पासिंग में था। केट बिखाड़िया का सवाल है, विच पार्टी इज अपकमिंग अपोजिशन आफ्टर BJP एंड कांग्रेस फॉर नेशनल लेवल? देखिए वही पार्टी आ सकती है जो अपने स्वरूप में राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय होने की आकांक्षा रखती हो। इसमें लेफ्ट पार्टियां तो कतई नहीं होंगी। अभी मैं यहाँ पे नेता नगरी में आने से पहले प्रशांत से बात कर रहा था जो हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं, और मैं उनको यही कह रहा था कि इस पर एक किताब लिखी जा सकती है, हाउ टू लूज अ फोर्ट। लेफ्ट पार्टियां जब ये पिछली सदी शुरू हुई, पिछला दशक शुरू हुआ तो शासन कर रही थी बंगाल में। आज उनकी स्थिति ये है कि वो कांग्रेस से पीछे हैं, मुख्य विपक्षी दल नहीं है, चौपट हो चुके हैं। ठीक है, पूरी बाइनरी वहाँ पे TMC वर्सेस BJP की है। इसका उल्टा भी है, केरल में वो बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट का चूंकि अखिल भारतीय स्वरूप नहीं रहा, एक ज़माना था मैं सोचता था कानपुर से 1989 में लेफ्ट पार्टी जीती थी, इंदौर में होमी दाजी होते थे, बहुत इंदौर में होते थे, मतलब बांदा से जीते, कोई बसपा में चला गया, कोई कहीं चला गया, पूरा खत्म हो गया। तो लेफ्ट तो वो नहीं हो सकता। अब ऐसे में या तो कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बने जिसमें कई लोग आए बड़े नाम, या अगर आम आदमी पार्टी अपना स्वरूप बड़ा करे। लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना स्वरूप बड़ा करने के लिए वन अपमैनशिप जो है कि ना खाता ना वही बही, जो केजरीवाल कहें वही सही, उससे बाहर आना होगा। क्योंकि वो फिर उनको दिल्ली के बाहर वो पंजाब गए, मुख्य विपक्षी दल बने। आज पंजाब में क्या स्थिति देख लीजिए, 14 में 4 सीटें जीते थे, 19 में 1 पर आ गए। तो या तो कोई नई पार्टी बने या आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करे इन्होंने, क्योंकि ऐलान तो कर दिया है, पर सिर्फ ऐलान भर से नहीं होगा ना। दूसरी चीज़ ये भी चेक करना होगा कि आम आदमी पार्टी वॉज लार्जली एन अर्बन फिनोमिना। ये चीज़ पंजाब में लिमिटेशंस दिखी भी है ना। अब रूरल में जहाँ कई चीज़ें फैली हैं, जहाँ डेवलपमेंट, कास्ट, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे निगेट करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। निधि पूनिया का सवाल है, कैन द कांग्रेस पार्टी यूज द करंट सिचुएशन, द फार्मर्स प्रोटेस्ट और फॉर दैट मैटर एनी अदर पार्टी एज एन अपॉर्चुनिटी टू विन 2024 इलेक्शंस? देखिए 2000 कोई भी, मैंने पहले भी कहा है नेता नगरी में, चुनाव जीतने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती। पहली चीज़ तो नेता, क्योंकि सवाल फिर 2024 में भी आएगा ना, मोदी वर्सेस हु, एक चीज़। दूसरी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी का जो और संघ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, बूथ के लेवल पे आप उसके सामने कैसे खड़े होंगे। तीसरी चीज़ फिर आती है
जब ये दोनों निगेट होती हैं। 1977 में इंदिरा गांधी नेता थी और कांग्रेस का जैसा भी था एक ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरा फैला था, लेकिन लोगों का नियत से विश्वास उठ चुका था, तो स्वतः स्फूर्त ढंग से वो इंदिरा हराओ का चुनाव बन चुका था। ठीक है, क्या विपक्ष ऐसा कोई नैरेटिव 2024 तक गढ़ पाता है, ये देखने की बात होगी। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कांग्रेस पार्टी क्या इस फार्मर प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन को यूज कर सकती है? आई डू नॉट थिंक सो। कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह के आंदोलन को चलाने का मादा नजर नहीं आता है। जिस तरह की रचनात्मकता, जिस तरह के क्रेडिबल लीडर्स, जिस तरह की कंटिन्यूटी की जरूरत है, वो नहीं दिखता है। आप देखिए इस जो मौजूदा फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें भी यही चीज़ हमने ना बाकी अभी 2-3 नेता नगरी पहले कोई किसी ने ऑपोजिशन का कोई पूछा था, तो अभी हमने बहुत सारे आंदोलनों को मैं मराठा आंदोलन से लेकर अब अगर आप चालू करते हो, जो बड़े आंदोलन जिन्होंने बड़ी इमेजेस इस तरह की पैदा की और एक बड़ा वो मुद्दा नेशनल न्यूज़ में बनते हैं, किसी के भी मंच पे किसी भी विपक्षी दल को चढ़ने नहीं दिया गया। ठीक, मराठा मार्च से शिवसेना के लोगों को तो कुछ जगह हल्की धक्का मुक्की भी हुई कि नहीं आप नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे, गलत नाम बता के बैठे हुए थे। तो ये चीज अभी किसान भी कर रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि किसी के साथ अलाइन होने का नुकसान क्या है, जैसे विपक्षी दल आएंगे डिस्क्रेडिट कर दिए जाएंगे हम, क्योंकि विपक्षी दलों की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी वो है। हाँ, लेकिन क्या मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ कोई विपक्षी दल नहीं है या फिर उसमें कोई उम्मीद नहीं बची है, ऐसा मुझे पर्सनली नहीं लगता। वो अच्छे और बुरे तो है ही और होनी भी चाहिए कि एक दलीय शासन व्यवस्था ना हो, नहीं एक अच्छे विपक्ष रहे, क्योंकि चेक रहता है उससे। आज बड़ा कांग्रेस पे सवाल, सुधांशु पांडे का सवाल है, डू यू थिंक द प्रॉब्लम विद कांग्रेस इज नो लीडर्स? आई मीन यू कांट से 5 नेम्स ऑफ बिग लीडर्स। लीडर्स तो हैं, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, ये सब लीडर हैं भाई, और बड़े लीडर हैं। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। भूपेश बघेल है ना, जेल गए, संगठन के लिए लड़े। भूपेश बघेल के पहले कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रमन सिंह की बी टीम है, इस तरह के इल्जाम दोहराए जाते थे। लीडर हैं, क्या कांग्रेस उन लीडर्स को आइडेंटिफाई करके उनको ज़्यादा बड़ा रोल दे सकती है? क्या वो अपने दरबार कल्चर से मुक्त हो सकती है? क्या वो सड़क पे संघर्ष का मादा दिखा सकती है? अगर वो ऐसा कर पाएगी, इन लीडर्स को और आप देखिए कैप्टन अमरिंदर तो चलिए राज परिवार से आते हैं, अशोक गहलोत एंड भूपेश बघेल बोथ कम फ्रॉम मॉडेस्ट बैकग्राउंड, है ना, लेकिन आपने उनको एम्पायर किया और वो अभी आपका राज्य चला रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे गठबंधन करते हो, किस तरीके के नेताओं को आगे लाते हो। यदि आप उन्हीं चंद बड़े नामों के इर्द गिर्द रहोगे, और मुझे लगता है कि अब जो कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी दिखती है मुझे, वो विचारों के और नेतृत्व के स्तर पर ऊर्जा का, युवा ऊर्जा का अभाव दिखता है। वही है जिसको हम कहते हैं ना किलिंग इंस्टिंक्ट। मैं यही कहना चाह रहा था कि जितने लीडर्स आपने गिनाए, और जैसे भूपेश इज कंपैरेटिवली यंग, लेकिन बाकी 2 सियाने हैं, और कांग्रेस के सारे ही अच्छे बड़े नाम जो आप गिनने जाएंगे ना, वो सब सियाने हैं या हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा रिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए वहां पे तो उस हिसाब से फिर काम हो पाएगा कांग्रेस में। हम तो कोई ज़माने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। इस वक्त दी ललन टॉप पहुंचा हुआ है रन ऑफ कच्छ। जो वाइट रन है वो वर्ल्ड में 2 जगह फॉर्म होता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। धन्य 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 धरा गुजरात।